नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में चिंतन से संबंधित 42 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर 1 बाय 1 दोस्तों आपको टॉपिक वाइज यहां पर प्रश्न करवाए जा रहे हैं। हाल ही में हमने अभिप्रेरणा से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया है। उससे पहले कई टॉपिक के हम वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। यदि वहाँ पर आपको लिंक नहीं मिलती है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज वहाँ पर आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर 42 प्रश्न मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि अभी तक आपने जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ा है उसका जो आपका स्तर है वो किस प्रकार का है। इस वीडियो के माध्यम से आप आपका जो स्तर है उसको परख सकते हैं। तो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यहाँ परिभाषा किसकी है? इंपॉर्टेंट परिभाषा है। परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम में। रास की है, वॉरेन की है, वैलेंटाइन की है या फिर स्किनर की है? तो राइट आंसर हमारा होगा रास। याद रखिएगा, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह परिभाषा रास द्वारा दी गई है। देखिए, इसी से मिलती जुलती एक और परिभाषा है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यहाँ कथन किसका है? डीवी द्वारा, रास द्वारा, क्रूज द्वारा या फिर गिलफोर्ड द्वारा? तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर होगा रास द्वारा। चाहे आपको यहाँ परिभाषा पूछे कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यहाँ परिभाषा भी रास द्वारा दी गई है। और यहाँ चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन भी रास द्वारा दिया गया है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, चिंतन का संबंध मानव के किस पक्ष से है? यहाँ पर आपको बताना है मानव के किस पक्ष से है चिंतन का संबंध। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प उपरोक्त सभी दे रखा है, तो राइट आंसर यह नहीं होगा। आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। राइट आंसर होगा हमारा संज्ञानात्मक। चिंतन का संबंध मानव के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। जब भी कोई व्यक्ति या फिर मानव चिंतन करता है तो उससे क्या प्राप्त करता है? ज्ञान प्राप्त करता है, संज्ञान प्राप्त करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चिंतन की विशेषता है। यहाँ पर आपको चिंतन की विशेषता बताना है, क्या होगा? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो चिंतन की विशेषता होती है वो संज्ञानात्मक भी होती है, भावात्मक भी होती है और क्रियात्मक भी होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? यहाँ पर आपको बताना है जो चिंतनशील सोच की चर्चा की है वो इन चारों विकल्पों में से किसने की है? डीवी ने की है, रास ने, वुडवर्थ ने या फिर ड्रेवर ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डीवी ने। जो चिंतनशील सोच की चर्चा की है वो डीवी द्वारा की गई है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह चिंतन जो प्रत्यक्ष बोध अथवा प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस चिंतन को क्या कहते हैं जिसमें प्रत्यक्ष बोध होता है या फिर प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है? उसे क्या कहते हैं? मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा हमारा मूर्त चिंतन। जैसे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो क्या होगा? वो वहाँ मूर्त चिंतन होगा, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे रही है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वहाँ चिंतन जिसमें वास्तविक विषयों के बोध की आवश्यकता नहीं होती है उस चिंतन को क्या कहते हैं? मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अमूर्त चिंतन। वहाँ चिंतन कौन सा होगा? अमूर्त चिंतन होगा, जिसमें वास्तविक विषयों के बोध की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पर आपको बताना है जो चिंतन है उसका आरंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, समस्या या फिर तर्क? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समस्या। जब समस्या होगी तभी चिंतन होगा। तो यहाँ पर चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या होना आवश्यक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, काल्पनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? शब्द है, व्यवहार है, चिंतन है या फिर समस्याएं हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा हमारा चिंतन। याद रखिएगा, काल्पनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन चिंतन है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
डेविड कोलंबस ने अनुभाविक अधिगम कितने भागों में विभक्त किया है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डेविस कोलंबस ने अनुभाविक अधिगम को कितने भागों में विभक्त किया है? 4, 3, 6 या फिर 8। तो राइट आंसर होगा हमारा 4। याद रखिएगा, डेविड कोलंबस ने अनुभाविक अधिगम को 4 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन सा? पहला है साक्षात्कार अनुभव, दूसरा है निरीक्षण एवं प्रतिक्रियाएं, तीसरा है अमूर्तधार अवधारणा निर्माण और चौथा है नवीन परिस्थितियों में प्रेम। ये 4 प्रकार के अनुभाविक अधिगम बताए हैं या फिर इन भागों में विभक्त किया है डेविड कोलंबस ने। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अनुभाविक अधिगम के कितने सोपान हैं? यहाँ पर आपको बताना है जो अनुभाविक अधिगम है उसके कितने सोपान हैं? 4, 3, 5 या फिर 8। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 5। अनुभाविक अधिगम के कितने सोपान होते हैं? 5 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अनुभाविक अधिगम का प्रथम सोपान कौन सा है। तो यहाँ पर मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 आपको सोपान बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सोपान कौन सा है। तो यहाँ पर पहला होगा अनुभव, दूसरा होगा अनुभव बांटना, तीसरा होगा प्रक्रिया, चौथा होगा सामान्यीकरण और 5वां होगा उपयोग। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, पहला होगा अनुभव करना, दूसरा होगा अनुभव बांटना, तीसरा होगा प्रक्रिया, चौथा होगा सामान्यीकरण और 5वां होगा उपयोग। तो आपको इनको सीरियल बाय याद करना है ताकि आप जब भी आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप कन्फ्यूजन ना हो, ताकि वहाँ पर आप राइट आंसर लगा पाओ। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि अनुभाविक अधिगम का प्रथम सोपान कौन सा है। तो मैंने आपको बताया अनुभव पहला सोपान है। दूसरा सोपान क्या बताया था मैंने आपको? अनुभव बांटना। तीसरा सोपान कौन सा है? प्रक्रिया है। चौथा है सामान्यीकरण और 5वां है उपयोग। इन 5 सोपानों को आपको याद कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अन्वेषण उपागम के प्रवर्तक है। यहाँ पर आपको अन्वेषण उपागम के प्रवर्तक के बारे में बताना है। कौन है? आर्मस्ट्रांग है, सुकरात है, डीवी है या फिर ब्रूनर है। तो राइट आंसर होगा हमारा आर्मस्ट्रांग। याद रखिएगा, जो अन्वेषण उपागम के प्रवर्तक है वो आर्मस्ट्रांग है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अन्वेषण उपागम के लाभ है। अभी हमने जाना कि अन्वेषण उपागम का जो प्रवर्तक है वो कौन है? आर्मस्ट्रांग है। अब आपको उनके लाभ बताना है। अन्वेषण उपागम के वैज्ञानिक प्रकृति के निकट, तार्किक चिंतन में सहायक, आगमन पद्धति का अनुसरण या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। जो अन्वेषण उपागम के लाभ है वो वैज्ञानिक प्रकृति के निकट, तार्किक चिंतन में सहायक होता है और आगमन पद्धति का अनुसरण भी करता है अन्वेषण उपागम। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक ह्यूजोज के अनुसार चिंतन के प्रकार है। यहाँ पर आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्षात्मक और प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो मनोवैज्ञानिक ह्यूजोज के अनुसार चिंतन के प्रकार है वो प्रत्यक्षात्मक और प्रत्यात्मक चिंतन भी है, कल्पनात्मक चिंतन भी है और तार्किक चिंतन भी है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर इनमें से सभी होगा। तो 4th वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिस चिंतन का उद्देश्य किसी नई वस्तु का निर्माण करना होता है उसे कहते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। वह चिंतन कौन सा होगा जिसका उद्देश्य किसी नई वस्तु का निर्माण करना होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक चिंतन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमने मूर्त चिंतन के भी बारे में जाना, अमूर्त चिंतन के भी बारे में हमने जान लिया। तो अब कौन सा चिंतन बचा? सृजनात्मक चिंतन, और यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन का उद्देश्य किसी नई वस्तु का निर्माण करना होता है और उसे ही सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 3रा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? यहाँ पर आपको बताना है। फिर से मैं प्रश्न को दोहरा देता हूँ। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा सृजनात्मकता। कन्फ्यूजन नहीं होना है, सृजनात्मकता ही इसका राइट आंसर होगा। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न है,
जॉन ड्वी ने विचारात्मक चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर होगा सृजनात्मकता। चाहे आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, तो यहाँ पर भी सृजनात्मकता आएगा। और प्रश्न में पूछा जाए कि जॉन ड्वी ने विचारात्मक चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, तो यहाँ पर भी राइट आंसर सृजनात्मकता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अनुभाविक अधिगम के प्रवर्तक है। यहाँ पर आपको अनुभाविक अधिगम के प्रवर्तक बताना है, इंपोर्टेंट है। रोजर्स है, फायड है, गिलफोर्ड है या फिर मेस्लो है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर रोजर्स होगा। जो अनुभाविक अधिगम के प्रवर्तक हैं वो रोजर्स होंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से रिक्त स्थान से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मॉडलिंग से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से या फिर अनुकरण से। तो राइट आंसर होगा हमारा अपसारी चिंतन से। याद रखिएगा, सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है, विनाशकारी होता है, रचनात्मक होता है, अभिसारी होता है या फिर एक रास्ता होता है? तो यहाँ पर जो सृजनात्मक चिंतन होता है वो सदैव रचनात्मक होता है। किस प्रकार का होता है? रचनात्मक होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक मनोगतिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है या फिर भावात्मक व्यवहार है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? इंपोर्टेंट है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन से संबंधित है, स्मृति आधारित चिंतन है, अभिसारी चिंतन है या फिर अपसारी चिंतन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये अपसारी चिंतन है। याद रखिएगा किससे संबंधित है? ये अपसारी चिंतन से संबंधित है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? सजीवतावाद, आत्मकेंद्रिता, यथार्थवाद या फिर व्यक्तिगतवाद? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा व्यक्तिगतवाद। बालक का चिंतन व्यक्तिगतवाद द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समस्या समाधान उपागम उपयोगी है, उच्च स्तर हेतु उपयोगी है, निम्न स्तर हेतु, लिखने हेतु या फिर बोलने हेतु? समस्या समाधान उपागम के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा उच्च स्तर हेतु समस्या समाधान उपागम उपयोगी होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समस्या समाधान शिक्षण प्रतिमान किस द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है? समस्या समाधान शिक्षण प्रतिमान हंट के द्वारा, मॉरिसन के द्वारा, रूसो के द्वारा या फिर हर्बर्ट के द्वारा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर हंट। समस्या समाधान शिक्षण प्रतिमान हंट के द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। प्रतिभा है, अपसारी चिंतन है, त्वरण है या फिर गुण है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अपसारी चिंतन। याद रखिएगा, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ अपसारी चिंतन संबंधित तत्व है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समस्या समाधान के लाभ है। यहाँ पर आपको समस्या समाधान के लाभ बताना है। क्या है? वैज्ञानिक प्रविधि के विकास में सहायक है, तार्किक ज्ञान हेतु उपयोगी है, विवेचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक है या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। समस्या समाधान के लाभ वैज्ञानिक प्रविधि के विकास में सहायक भी है, तार्किक ज्ञान हेतु उपयोगी भी है और विवेचनात्मक चिंतन के विकास में भी सहायक है समस्या समाधान। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
मानचित्र निरूपण के लाभ है। अब यहाँ पर आपको मानचित्र निरूपण के लाभ बताना है। क्या होगा? नवीन विचारों को विकसित करना, जटिल संरचना की रूपरेखा बनाना, सूचनाओं को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा होगा उपरोक्त सभी। नवीन विचारों को विकसित करना, जटिल संरचना की रूपरेखा बनाना और सूचनाओं को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना, ये तीनों ही मानचित्र निरूपण के लाभ है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है निर्मितवाद है। क्या है दोस्तों? निर्मितवाद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सक्रिय प्रक्रिया है, तत्कालीन प्रक्रिया है, नवीन प्रक्रिया है या फिर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर जो निर्मितवाद है दोस्तों, ये सक्रिय प्रक्रिया भी है, तत्कालीन प्रक्रिया भी है और नवीन प्रक्रिया भी है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है निर्मितवाद की विशेषता है। अब यहाँ पर आपको निर्मितवाद की विशेषता बताना है। क्या होगा? ज्ञान की पूर्वाग्रहों से मुक्ति, अनुभव पर बल, नवीन ज्ञान की संरचना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो निर्मितवाद की विशेषता होती है वो ज्ञान की पूर्वाग्रहों से मुक्ति होती है, अनुभव पर बल देती है निर्मितवाद, और नवीन ज्ञान की संरचना भी निर्मितवाद के अंतर्गत ही आती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है एलेन व बेकन ने किस वर्ष निर्मितवादी मॉडल दिया? 1994, 1984, 1974 या फिर 1964। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 1994। एलेन व बेकन ने 1994 में निर्मितवादी मॉडल दिया। राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इसी से संबंधित प्रश्न है एलेन व बेकन ने निर्मितवादी मॉडल में कितने सोपान प्रस्तुत किए? 1, 2, 3 या फिर 4। तो राइट आंसर होगा हमारा 2। याद रखिएगा, एलन व बेकन ने निर्मितवादी मॉडल में 2 सोपान प्रस्तुत किए। चलिए अगला प्रश्न है निर्मितवाद की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है? संज्ञानात्मक हुई है, व्यवहारात्मक, प्रयोगात्मक या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा हमारा संज्ञानात्मक। याद रखिएगा, जो निर्मितवाद की उत्पत्ति हुई है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है निर्मितवादी प्रतिमान निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित है? इंपॉर्टेंट हैं। पियाजे व वाइगोत्स्की, फायड, एडलर या फिर यूंग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पियाजे व वाइगोत्स्की। निर्मितवादी प्रतिमान पियाजे व वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है किसका मानना है कि ज्ञान का संज्ञानी प्राणियों के बाहर अस्तित्व नहीं हो सकता? इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद का मानना है, निर्मितवाद का मानना है, संज्ञानवाद का मानना है या फिर प्रयोगवाद का मानना है। तो राइट आंसर होगा हमारा निर्मितवाद का। निर्मितवाद का मानना है कि ज्ञान का संज्ञानी प्राणियों के बाहर अस्तित्व नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है निर्मितवाद दर्शन शास्त्र की किस शाखा से संबंधित है? तर्क मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा या फिर उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा हमारा ज्ञान मीमांसा। जो निर्मितवाद दर्शन शास्त्र ज्ञान मीमांसा शाखा से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है नवीन एवं मौलिक ज्ञान को प्रकट करने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक सिद्धांत बल देता है, व्यवहारवाद, निर्मितवाद या फिर तर्कशास्त्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा निर्मितवाद। याद रखिएगा, नवीन एवं मौलिक ज्ञान को प्रकट करने पर निर्मितवाद सिद्धांत बल देता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षा में निर्मितवादी सिद्धांत को कितने भागों में विभक्त किया है? इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3 या फिर 4। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर 2। याद रखिएगा, शिक्षा में निर्मितवादी सिद्धांत को 2 भागों में विभक्त किया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक निर्मितवाद का आधार किस मनोवैज्ञानिक के कार्य है? जिन पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की या फिर कार्ल मार्क्स के। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जिन पियाजे। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक निर्मितवाद का आधार जिन पियाजे मनोवैज्ञानिक के कार्य है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है
छात्र स्वयं संज्ञानात्मक परिवर्तन व बौद्धिक क्रियाओं द्वारा हल किस निर्मितवाद में निकालते हैं? संज्ञानात्मक, सामाजिक, दोनों या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा हमारा संज्ञानात्मक। याद रखिएगा, छात्र स्वयं संज्ञानात्मक परिवर्तन व बौद्धिक क्रियाओं द्वारा हल संज्ञानात्मक निर्मितवाद में निकालते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, व्यक्ति पर्यावरण व सामाजिक मध्यस्थता द्वारा ज्ञान निर्मित करता है। यहाँ किस निर्मितवाद की मान्यता है? संज्ञानात्मक, सामाजिक, दोनों या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा हमारा सामाजिक। याद रखिएगा, व्यक्ति पर्यावरण व सामाजिक मध्यस्थता द्वारा ज्ञान निर्मित करता है, यहाँ सामाजिक निर्मितवाद की मान्यता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। और यहीं पर मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि यहाँ पर आपको 42 प्रश्न मिलेंगे चिंतन से संबंधित। तो यहीं पर हमारे जो चिंतन से संबंधित 42 प्रश्न हैं यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, क्योंकि साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।